नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके खास कार्यक्रम शख्सियत में। दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले एक बेहतरीन इंसान जो कि देश के एक जाने माने सर्जन भी हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर शिवकांत मिश्रा जी की। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं उनसे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में। नमस्कार सर, आपकी ज़िंदगी के बारे में हमको जानना चाहते हैं। आपका बचपन से लेकर के अभी तक का सफ़र आपका कैसा रहा? जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है। मैं बेसिकली कानपुर का ही हूँ और मेरी बेसिक एजुकेशन से लेके मेरी मेडिकल एजुकेशन तक सब कानपुर में ही हुई है। और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूँ। हम लोग स्टेशन के पास धनकुट्टी जगह है, वहाँ पे रहते थे एक बहुत छोटे से मकान में। और मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो ओमर वैस जो ज्ञान भारती के नाम से जाना जाता है, बिराना रोड पे जी। और उसके बाद में फिर मैं BNSD कॉलेज चुन्नीगंज में गया। वहाँ से इंटरमीडिएट फर्स्ट क्लास पास करने के बाद, चूँकि मेरी एज नहीं हुई थी, मैं कम एज का था और मेडिकल में जाने के लिए कम से कम 17 साल उम्र चाहिए होती है, तो मैंने BSc क्राइसिस में दाखिला लिया। क्राइसिस में उस टाइम डॉक्टर नैनान इब्राहिम साहब हुआ करते थे और बहुत अच्छा डिसिप्लिन था। वहाँ भी मैंने अपनी BSc की पढ़ाई पूरी की, फर्स्ट क्लास से मैंने पास किया और उसी टाइम पे मेरा मेडिकल में सिलेक्शन हुआ। उसके बाद मैं कानपुर GSVM मेडिकल कॉलेज का छात्र रहा। मैंने 74 में दाखिला लिया था और 79 में मैंने MBBS कर लिया। डॉक्टर हर्षवर्धन वगैरह मेरे बैचमेट हैं जो कि आज केंद्रीय मंत्री हैं। और यहाँ MBBS करने के बाद मेरा MS जो जनरल सर्जरी में, वो भी कानपुर से ही हुआ, GSVM मेडिकल कॉलेज से। और हमारे गुरु जो कि एक वर्ल्ड रिनाउंड सर्जन भी थे, टीचर भी, डॉक्टर ताराचंद साहब, मैंने उनके अंडर में, मेरा सौभाग्य है कि मैंने उनके अंडर में MS किया। और वो MS करने के बाद फिर मैं दिल्ली चला गया। वहाँ पे मैं 1.5 साल रजिस्ट्रार रहा। जो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद एक अनुभव की ज़रूरत होती है, उसके लिए मैंने मोहन मीकेंस के हॉस्पिटल, नरेंद्र मोहन हॉस्पिटल में रजिस्ट्रार जॉब किया 1.5-2 साल। फिर लोगों ने मुझे कहा कि तब तक मेरी शादी भी MS करते ही हो गई थी। मेरी वाइफ डॉक्टर नीलम मिश्रा जो कि शहर की एक जानी हुई गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि ईरान जाना चाहिए, वहाँ कार्य करने का भी अनुभव बहुत है और इंडियन सर्जन्स की काफ़ी वहाँ पे डिमांड थी उस वक्त। तो मैं फिर ईरान चला गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के उस पर बुलावे पे, और वहाँ 6 साल मैंने ईरान में काम किया। फिर ईरान में 6 साल 90 में जब मैं कुवैत क्राइसिस के पहले मुझे दुबई में जॉब ऑफ़र हुई, तो हम दोनों, मैं और मेरी वाइफ दुबई आ गए थे। दुबई में 4-4.5 साल, पौने 5 साल में रहा। लेकिन जब देखा कि दुबई में अच्छा सुविधाएं हैं, पैसा भी बहुत था, लेकिन क्वालिटी ऑफ वर्क उतना अच्छा नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप अपने देश वापस चला जाए। और मैं मात्र जब 40 वर्ष का था और जिस टाइम पे लोग बाहर जाने की सोचते हैं, हम अपना 10 साल पूरे करके हम वापस अपने देश आ गए। और देश आने मुझे अपॉर्चुनिटी थी बॉम्बे में भी, हिंदुजा में मुझे अपॉइंटमेंट हुआ। लेकिन मैंने कहा अगर एक बार मैं देश वापस आता हूँ तो मुझे अपने शहर में जाना है, क्योंकि अपने लोगों के बीच में, बॉम्बे एक तो, अगर बॉम्बे से अच्छा मैं दुबई में ही रहता,
तो मैंने कहा मैं जितने भी पैसे थोड़े बहुत मैंने जोड़े थे उससे मैं एक फ्लैट खरीद सकता था बॉम्बे में, एक सी फेसिंग, जो मेरा शौक था। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं अपने पेरेंट्स के पास में मैं वापस आ गया। 95 में मैं वापस आ गया था, और उस तब से आज तक मैं यहाँ जो मिशनरी हॉस्पिटल है, मरियमपुर हॉस्पिटल, क्योंकि मैंने वहाँ ज्वाइन किया, एक फादर नोएल थे, उनके कहने पे उन्होंने कहा कि आपकी सेवाओं की ज़रूरत है, और मैंने लैप्रोस्कोपी में एक्सपर्टीज़ हासिल की थी, और मैं शुरुआत करने वाला यहाँ पे रहा लैप्रोस्कोपी, और ईश्वर की कृपा से और सभी लोगों के सहयोग से मैंने इस कानपुर का नाम पूरे देश में लैप्रोस्कोपी के लिहाज से मैंने बनाया है। तो मिनिमल एक्सेस सर्जरी हमारी एक ख़ास कह सकते हैं कि विशेषज्ञता रही, और उसी पे आज मैं अभी तक काम कर रहा हूँ। हाँ, वही मरियमपुर में। सर अपनी फैमिली के बारे में बताइए। जी, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी तो अब 3 साल हुए नहीं रहे, स्वर्गीय पंडित राम बालक मिश्रा, वो एक शहर की एक जानी मानी हस्ती रहे हैं। उनका शिक्षा के क्षेत्र में, समाज क्षेत्र में वो एडवोकेट थे, वकील थे हमारे पिताजी, और उन्होंने भी, उनका भी बड़ा हम्बल बैकग्राउंड था। उन्होंने भी बड़ा मेहनत करके, ट्यूशन करा करके उन्होंने अपनी शिक्षा हासिल की थी। आगरा यूनिवर्सिटी टॉप किया था अपने टाइम में, और फिर उन्होंने वकालत शुरू की, और वो जब तक उनका देहांत हुआ, निधन हुआ, तब तक वो 50 वर्ष से ऊपर वकालत कर चुके थे। और हाँ, और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चेयरमैन भी रहे मेरे पिताजी। तो वो एक उनका बैकग्राउंड था, वो पढ़ने में बहुत हार्ड वर्किंग थे और शिक्षा को बहुत महत्व देते थे। शायद इसीलिए हम लोग, मेरी माँ जो थी वो लगभग अशिक्षित थी, सिर्फ 4वीं-5वीं पास, लेकिन उनका अदरवाइज सामान्य ज्ञान बहुत तेज था। और हम लोग 7 भाई थे, 7 भाई हैं और 1 बहन। तो शुरू से ही उन्होंने इस तरह से कहा कि शिक्षा ही हमारे लिए है, क्योंकि हमारे पास कोई और पैतृक व्यवसाय नहीं था। पढ़ना भी हमारी मजबूरी थी। देखिए, पढ़ना कोई बहुत मज़ा हमको भी नहीं आता था, लेकिन लगता था कि अगर पढ़ेंगे नहीं तो करेंगे क्या जी। तो शुरू से हमारे घर में ये था कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है और ढंग से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ करके किस तरह से, मैंने जैसी इच्छा थी घर वालों की, तो मैं डॉक्टर बना, और डॉक्टर बनने के बाद मेरी शादी हुई मेरी वाइफ डॉक्टर नीलम मिश्रा की, जो कि खुद एक बहुत नामी गायनेकोलॉजिस्ट है। फिर मेरे 2 बच्चे हुए, एक बेटा है, एक बेटी है। बेटा जो है वो बड़ा है, वो अब सर्जन बन गया है मेरी तरह, बल्कि वो MS भी कर चुका है और अभी फेलोशिप कर रहा है मिनिमल एक्सेस और बैरिएट्रिक सर्जरी में। इस टाइम कोयम्बटूर में उसने टॉप किया था FNB एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑल इंडिया। उसने साउथ में ही अपनी शिक्षा प्राप्त की है। और उसके बाद मेरी एक बेटी है, वो भी MBBS कर चुकी है और अब वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए तैयारी कर रही है। मेरे बेटे की शादी हो गई है। उसकी वाइफ जो है मेरी डॉटर इन लॉ, वो भी एक बहुत अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट है, और उसने गोल्ड मेडल के साथ में अपना MS किया, साथ में उसने फेलोशिप किया है रिप्रोडक्टिव मेडिसिन में, यानी जो टेस्ट ट्यूब बेबी और इनफर्टिलिटी में वो एक्सपर्टीज़ हासिल है। वो अब हमारे साथ है फ़िलहाल, और उसके 2 बच्चे भी हैं, यानी मैं ग्रैंडपा भी बन चुका हूँ। 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं। तो ये तो मेरी एक छोटी सी फैमिली है जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ। और सब, यानी अब सारे के सारे डॉक्टर हैं। और मैं बता दूं कि उसके पहले मेरे भाइयों में या बहन में या और कोई खानदान में कोई डॉक्टर नहीं अभी तक नहीं हुआ, कोई डॉक्टर नहीं हुआ। तो हम वो उसकी सबकी भरपाई कर रहे हैं। खैर, अभी सर आपने अपनी स्कूलिंग है, अपनी कॉलेज लाइफ आपने हमारे शहर से ही कंप्लीट की है। एक कॉलेज लाइफ में जब हम जाते हैं तो हम डिसाइड कर लेते हैं पहले, या वहाँ रह करके हम डिसाइड करते हैं कि हमें इस फील्ड में अपना कैरियर बनाना है या हमें ये बनना है। आपने कब डिसाइड किया कि आपको मेडिकल फील्ड में जाना चाहिए? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। आजकल के बच्चों की तरह नहीं, मैं तो कहूँगा कि हम लोग थोड़ा से जब पढ़ रहे थे तो मुझे कोई ख्याल नहीं था कि मुझे क्या बनना है। मैंने बस ये था कि शुरुआत से मैं ठीक ठाक स्टूडेंट था। मैं नहीं कहूँगा बहुत ही मैं मेरिटोरियस और नंबर 1 था, लेकिन मैं ठीक था। मैं ऑलवेज फर्स्ट क्लास से अबव था। तो मैं जब पढ़ाई करते वक्त मैं तो कुछ ध्यान नहीं दिया, लेकिन मेरी सिस्टर जो हैं, एक ही सिस्टर हैं, तो उन्होंने हालांकि आर्ट साइड से अपना संस्कृत में MA किया था, लेकिन वो बहुत बड़ी फैक्टर रही डिटरमिन करने में
कि हमारा करियर किधर जाना चाहिए। तो वो जैसे उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने कहा भी बड़े भाई से कि तुमको सीए बनना है, तो वो कॉमर्स ले लिया और उसने सीए बना। इसी तरह से, क्योंकि मेरे बैकग्राउंड में कोई डॉक्टर तो कभी था ही नहीं, लेकिन मेरे पिताजी की भी और मेरी सिस्टर की बड़ी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। तो इसलिए मैंने बायोलॉजी में दाखिला लिया था यूनिवर्सिटी कॉलेज में। और बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या बता दूं कि मैं बायोलॉजी में जब 9th में गया तो बड़ा अच्छा सेक्शन था, लेकिन वहाँ ऑलमोस्ट मैं लॉस्ट सा था। और जब मैं 9th पास हुआ तो मैं 2 सब्जेक्ट में प्रमोट हुआ था। मतलब मेरी हालत बड़ी ख़राब थी। और मुझे घर पे फर्स्ट टाइम, मेरे पिताजी बहुत बोलते नहीं थे, ध्यान नहीं देते थे कि अपना पढ़ाई पे ध्यान रखो, लेकिन उन्होंने फर्स्ट टाइम कहा कि ये गधा डॉक्टर कैसे बनेगा। मतलब ये कॉम्प्लीमेंट मुझे मिला और वो शायद मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था। जब मैं प्रमोट होकर के 10th क्लास में पहुंचा तब मुझे लगा कि नहीं, क्योंकि मेरे ब्रदर्स सभी ने यूपी बोर्ड में पोजीशन हासिल की थी, मेरे जो बड़े भाई लोग थे। तो मुझे, मेरे ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर था कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, और डॉक्टर नहीं बना तो फिर मेरी कम से कम खानदान में नाक कटने वाली है। तो वो फिर मैंने एक चैलेंज की तरह लिया और फिर मैंने बड़ी मेहनत की। ये बात जरूर मैं कहूँगा कि मैंने फिर 10th में मैं फर्स्ट क्लास आया, फिर 11th 12th में ए सेक्शन में था, जो बायोलॉजी का मेरे साथ बड़े टॉपर्स थे यूपी बोर्ड के, लेकिन उसमें पढ़ा और 75 लोगों में सिर्फ 15 फर्स्ट क्लास आई और उसमें मैं था। और उसके बाद मैंने पलट के नहीं देखा और ईश्वर की बड़ी कृपा है कि जो मैंने सोचा वो मैं एक बार में करता गया, फिर मैं मेडिकल से इस तरह से मेरा इस तरीके से आपका रुझान जो है, मतलब आपका डॉक्टर बनने का जो सफ़र है, जिस तरीके से एक सफ़र में जो मोड़ आया आपको डॉक्टरी लाइन के लिए, इस तरीके से आया। आप बहुत फिट दिखाई दे रहे हो और आप फिट हैं भी। इसका राज क्या है? आपका डेली शेड्यूल जो भी दिनचर्या है वो क्या है? देखिए, जब मैं स्टूडेंट था, मैं आपको बता दूं, बहुत ही सूखा, दुबला, कमज़ोर किस्म का। और चूँकि हम लोग, मैंने जैसे बताया कि इस तरह की फैमिली, वहाँ पे कोई पार्क नहीं थे, कोई खेलने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। हमारे घर में सिर्फ बात होती पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और उसके अलावा कोई इन्वायरमेंट भी नहीं। और आज जैसा मालूम है, मेडिकल की पढ़ाई बड़ी मुश्किल होती है, उसमें किसी और चीज़ों के लिए, आपके शुगर के लिए या आपके गेम्स के लिए टाइम नहीं होता है। तो लेकिन मेरे दिल और दिमाग में ये चीज़ बैठी हुई थी कि कुछ चीज़ें लाइफ में बहुत ज़रूरी होती हैं। और मैं आज आपके माध्यम से जो भी दर्शक, उनको मैं बताना चाहूँगा कि जितना महत्व पढ़ाई का है उतना ही महत्व मैं समझता हूँ कि शारीरिक फिटनेस का है। हर माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को इस विषय पे ज़रूर ध्यान दें, उनको खेल कूद के लिए, व्यायाम के लिए, एक्सरसाइज के लिए ज़रूर प्रेरित करें। अनफॉर्चुनेटली आजकल सारे जो करिकुलम हो रहे हैं और जो माहौल हो रहा है, तो इंडोर ही लोग बैठते हैं, बच्चे ज़्यादातर कंप्यूटर, हम सभी लोग तो मोबाइल में सीमित रहते हैं। हाँ, बस, और मोबाइल में वो चीज़ अच्छी नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी हर तरह से, और मैंने अपने बच्चों को इनकरेज किया। और जैसे ही मुझे मौका मिला, मैं आपको बता दूं कि मैंने करीब 38 इयर्स की एज में स्विमिंग सीखी। फिर मैं स्क्वैश खेलता था, मैं जब मुझे मौका मिला, क्योंकि तब तक तो हम लोग अपनी पढ़ाई और कैरियर और इसमें ही इतने मशगूल थे कि किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं था। लेकिन जब मुझे लगा कि अब मैं थोड़ा सा ये अफोर्ड कर सकता हूँ, तब से लेके आज तक अब मैं बिना सुबह एक्सरसाइज किए मेरा दिन शुरू नहीं होता। और अगर किसी वजह से, चूँकि मैं प्रेसिडेंट भी हूँ, मुझे ट्रैवल बहुत करना पड़ता है, कभी छूट जाता है तो मैं फिर देर सबेर कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करना, टहलना। स्विमिंग मुझे बहुत पसंद है, लेकिन वही बात है, स्विमिंग के लिए फिर टाइम मिले तो करूँ। अदरवाइज़ मैं अपने पर्सनल जिम में रेगुलरली एक्सरसाइज करता हूँ। उसके बाद मैं खाता पीता रहता हूँ, फिट रहता हूँ। सर, ये तो बात की आपके शेड्यूल की, किस तरीके से आप फिट रहते हैं, आपके फैमिली के बारे में जाना। लेकिन जब आपने अपनी मेडिकल फील्ड चूज़ कर ली थी, तो सर्जन ही क्यों, या सर्जन में जो आपकी विशेषता थी उस पे ही रुझान कैसे गया आपका? वही फील्ड कैसे चूज़ किया आपने? ये भी एक महत्वपूर्ण या इंटरेस्टिंग सवाल है। जैसे मैंने बताया कि मुझे किताबों से, बहुत मोटी मोटी किताबों से मजबूरी है, मेडिकल में पढ़ना पड़ता है। लेकिन उसमें मैंने ये सोचा, सर्जरी में कम से कम क्या है कि आप ऑपरेट करते हो, तुरंत रिजल्ट देते हो जी। कोई पथरी है, कोई हर्निया है, कुछ भी है, आप ऑपरेट करके तुरंत क्योर करते हैं। वो जो थ्रिल मिलता है सर्जरी में करने के बाद, वो मुझे
मेडिकल जैसे फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट या उसमें टाइम पीडियाट्रिशियन, पीरियड लगता है थोड़ा सा। हाँ नहीं, टाइम पीरियड के अलावा आप उसमें इस तरह का क्विक रिजल्ट और जो इफेक्टिव क्योर वो नहीं देते हैं। और मुझे बहुत भीड़, जैसे बहुत सारे मरीज अगर 150 बैठे हो तो मुझे बड़ी उलझन हो जाती है। तो मुझे ऑपरेशन थिएटर के अंदर पेशेंट के बिगड़े हुए सिस्टम को ठीक करना, उसमें बड़ा मज़ा आता है। और वही एक मेरी एक प्रेरणा रही। तो शुरू से मैंने सर्जरी की तरफ मेरा रुझान था। मुझे हालांकि मेडिकल में भी, एमडी में भी दाखिला मिल रहा था और सर्जरी में भी, लेकिन मैंने शुरू से कहा कि मैं सर्जरी में जाऊंगा। और सर्जरी में जाने के बाद जब ये दूरबीन की सर्जरी के बारे में सुना, तो जब शुरुआत ही हुई थी, मुझे इतना उससे एक प्रेरणा मिली कि वो इतनी पेशेंट फ्रेंडली सर्जरी है दूरबीन की सर्जरी। जैसे मरीज एक दिन में ठीक हो जाता है, उसको दर्द नहीं होता, वो फटाफट काम पे चलने लगता है, इंस्टेंट रिजल्ट आता है मेरे हाँ, पास। बोले इंस्टेंट रिजल्ट एंड पेशेंट फ्रेंडली। देखिए, एक अगर आपसे कहा जाए आपकी ऑपरेशन होना है तो आप डर जाओगे। डेफिनेटली। क्यों डरोगे? क्योंकि उसमें चीरा लगेगा, दर्द होगा, कई दिन आपको काम से रेस्ट दूर करना रहेंगे। पड़ता है, टाइम। लैप्रोस्कोपी या दूरबीन में वो सारे एडवांटेज है कि आपको ना दर्द होगा, ना बहुत बड़ा कट लगेगा, ना मिनिमल, और बहुत बहुत जल्दी आप ठीक हो जाओगे और अपने काम पे वापस जल्दी आ जाओगे। तो वो पेशेंट फ्रेंडली सर्जरी के ऊपर मेरा रुझान शुरू से ही गया और मैं वन ऑफ द पायनियर लैप्रोस्कोपिक सर्जन हुआ। और मैंने अपने शहर का नाम प्रदेश में ही नहीं, देश में ही नहीं, बाहर तक रोशन करने में कामयाब हुआ इस सर्जरी की वजह से। तो ये मेरा एक जो मिनिमल एक्सेस सर्जरी या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के ऊपर जो रुझान था, साथ ही जो ये बैरियाट्रिक सर्जरी या ओबेसिटी सर्जरी है, तो मोटे को पतला करने वाली, ये भी एक फ्यूचरिस्टिक सर्जरी है, क्योंकि इंडिया में मोटापा बहुत एक महामारी का रूप ले चुका है और सडनली लोग बहुत मोटे होने लगे। तो जब आपकी लाइफ स्टाइल चेंजेस से, आपके खान पान से, आपके एक्सरसाइज से मोटापा कम नहीं होता है और आप अत्यधिक मोटे जाते हैं, तब बैरियाट्रिक सर्जरी बहुत हेल्पफुल होती है। वो भी मैं पायनियर शुरुआत करने वाला एक सर्जन रहा हूँ और बहुत अच्छी, इसलिए मुझे सर्जरी से एक बहुत प्यार है। और अगर मुझे अगले जन्म में भी अगर कोई पूछे कि आप क्या बनना चाहोगे, तो मैं ये सिर्फ सर्जन बनना चाहूँगा। सर, ये तो हमने जाना कि किस तरीके से आपने रुझान अपना सर्जरी की तरफ मोड़ लिया था, लेकिन ये एडवांस सर्जरी की ट्रेनिंग कहाँ से ली आपने? ये बड़ा दिलचस्प वाक़या है। मैं जब दुबई में था तो मेरी वाइफ, जो मैंने बताया डॉक्टर नीलम, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट, इनको गॉल स्टोन्स की प्रॉब्लम हुई। और वहाँ पे चूँकि मैं ही सर्जन था और मैं अपने को बहुत अच्छा सर्जन मानता हूँ, तो मैंने कहा मैं ऑपरेशन मैं ही करूँगा। तो हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर थे दुबई के, डॉक्टर सऊद अल कासमी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब आप क्यों करोगे, ये तो अब लैप्रोस्कोपी होने लगी है। तो डॉक्टर नीलम तो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्टर है, इनका लैप्रोस्कोपिक गॉल ब्लैडर रिमूवल होना चाहिए, कोलेस्टेक्टमी होनी चाहिए। तो मैंने थोड़ा जर्नल्स में और सुना था, क्योंकि नई नई आई थी, तो इसके बारे में ना तो ज़्यादा ट्रेंड डॉक्टर्स थे, ना ही लोग थे। तो मैंने कहा लेकिन ये करेगा कौन, और ये वाकई में सेफ़ है कि नहीं है? क्योंकि एज ए सर्जन, जैसे आज लेमैन आज मुझसे मरीज़ पूछते हैं जी, तो मेरे भी दिमाग में था कि अगर मेरी वाइफ की सर्जरी कौन करेगा। राइट। तो वहाँ पे एक डॉक्टर जॉन सैंडर्स स्कॉटिश सर्जन थे दुबई में, वो ओलंपस की कंपनी की तरफ से आते थे और वहाँ पे दुबई के सर्जन्स को ट्रेन करने के लिए महीने 2 महीने में एक बार आ रहे थे। तो डॉक्टर साउथ ने कहा, जो हेल्थ मिनिस्टर थे यूएई के उस टाइम पे, उन्होंने कहा देखिए डॉक्टर सैंडर्स से बात करते हैं और वो करेंगे। वो आए और उन्होंने मेरी वाइफ की सर्जरी की और मैं सर्जन था। आई वॉज सरप्राइज कि रात को 9 बजे मेरी वाइफ की सर्जरी हुई और सुबह 6 रात को 9 बजे सर्जरी हुई और सुबह 6 बजे मेरी वाइफ का फ़ोन आया। मेरी बच्ची छोटी थी तो मैं घर पे था, तो मेरी वाइफ फ़ोन आया कि हम बिल्कुल ठीक हैं, अब हम घर आ जाएं। चूँकि मैं सर्जन भी था तो आफ्टर केयर या पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए मुझे फिक्र नहीं थी, लेकिन मेरी वाइफ का खुद फ़ोन आया कि मैं ठीक हूँ और घर आने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं गाड़ी लेके घर वहाँ पहुँचा, डिस्चार्ज करा के घर ले आया। यानी विद इन 12 आवर्स सर्जरी के। और उसके बाद विजिटर्स जैसे हमारे फ्रेंड्स और जो लोग थे डाइवर्ट हो गया, तो वो लोग हाँ, तब मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छी सर्जरी है। और मुझे
इस पे एक्सपर्टीज़ करना चाहिए। तो मैंने डॉक्टर सैंडर्स को ज्वाइन किया और जहाँ जहाँ वो करने सिखाने जाते थे मैं उनके वहाँ साथ एज ए उनके साथ। असिस्टेंट रहा। तो मेरी प्राइमरी जो ट्रेनिंग उनके साथ हुई, उसके बाद फिर मैंने वर्ल्ड के जो बेस्ट लैप्रोस्कोपिक सर्जन हैं उनके साथ उन सब के साथ मैंने काम किया। ये उस टाइम पे जाके आपको सीखने के लिए लगना पड़ता है, डेफिनेटली। और कोई भी हो आप अगर उसको गुरु बना के चलेंगे तो वो आपको शिक्षा। तो वो मेरी ट्रेनिंग रही। डॉक्टर उडवाडिया साहब और कभी जितने भी रिनाउंड लोग हैं मैंने सबके साथ काम किया। और उसके बाद में आपको ये बताने में मुझे हर्ष होता है कि मुझे जितनी भी देश की जो लैप्रोस्कोपिक सोसाइटी हैं उन सब ने मुझे ऑनररी फेलोशिप से नवाजा है। मतलब एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की फेलोशिप मुझे सारी सोसाइटियों ने दिया है। और इसके अलावा मुझे रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ इंग्लैंड ने भी मुझे ऑनररी फेलोशिप दी, FRCM मुझे। तो ये एक जो ट्रेनिंग, और आप लगातार, इसीलिए कहता हूँ कि जो डॉक्टरी है वो सिर्फ डिग्री तक सीमित नहीं है कि आपने MS कर लिया और आपकी पढ़ाई समाप्त हो गई। आप जब तक प्रैक्टिस करते हैं आप कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं, और यही भावना होनी चाहिए। तभी आप जब तक एडवांसमेंट नहीं करोगे तब तक आप मरीज का भला नहीं कर सकते। तो वो आपका जो लर्निंग प्रोसेस है वो मेरा आज तक जारी है, और अभी भी मैं अपॉर्चुनिटी मिलती है कुछ सीखने की तो मैं चला जाता हूँ। किस तरीके से आपका रुझान हुआ और किस तरीके से आपने ये एडवांस सर्जरी को लेकर के आपने इतनी लोगों को असिस्ट किया, ये सारी चीज़ें सीखी सर? लेकिन एक बात आज भी खलती है कि मेडिकल फील्ड में आज भी कई ऐसी खामियां हैं जिनको लेकर के हम नए आयाम तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। ऐसी कौन सी कमियां जिन्हें पूरा करके हम अपने इस मेडिकल सर्जरी को एक नया आयाम दे सकते हैं? देखिए, ये तो मैं एज ए प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया मैं आपको इस बात को बता सकता हूँ कि जो ट्रेनिंग और स्किल की बात है वो सिर्फ किताबों में नहीं मिलती है। लेटली हमारे मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ी है, हमारे स्टूडेंट ज़्यादा हुए हैं, लेकिन स्किल नहीं बढ़ी है। स्किल अभी भी वही। स्किल के लिए जैसे मुझे याद है जब मैं यहाँ कानपुर मेडिकल कॉलेज में था, LLR हॉस्पिटल में बहुत सर्जरी होती थी डे नाइट। तो जब आप सर्जरी ऐसी चीज़ है जो किताब से सीखी नहीं जा सकती, उसको आपको करके आप किसी मेंटर कोई सीनियर के साथ में करते हैं तब आप सीखते हैं। तो उस चीज़ों का अभी सिर्फ कानपुर में नहीं पूरे अक्रॉस द कंट्री वो कुछ कमी आई है, और हमें स्किल इम्पार्ट करने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि कैसे हम अच्छे, इसलिए मेरा हमेशा मशवरा है जो नए यंग सर्जन्स हैं कि वो डिग्री हासिल करें। डिग्री हासिल करने के बाद एक हाई वॉल्यूम सेंटर में जहाँ पे बहुत सारे ऑपरेशन होते हों, जहाँ अच्छे सर्जन हों, उनके साथ कम से कम 2-3 साल ज़रूर अपना वक्त गुजारें प्रैक्टिस में घुसने के पहले। क्योंकि अगर वो नहीं करते हैं तो फिर वो मरीजों के प्रति अन्याय होगा। क्योंकि अगर आप अच्छी तरह से ट्रेंड नहीं हो तो गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, लैप्रोस्कोपी के औजार आप कितने भी अच्छे खरीद लें, लेकिन अगर आपको उसको चलाना नहीं आता है तो फिर आप उससे कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दोगे। तो इसलिए प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर स्किल इम्पार्ट ये बहुत करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए अभी तो फॉर्चुनेटली हमारे इंडियन सर्जन्स तो पूरे वर्ल्ड में नाम कर रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो या ऑस्ट्रेलिया हो, उनका नाम है और स्किल की कोई कमी नहीं है। खैर सर, ये तो बात रही हमारे स्किल्स को किस तरीके से हमें और डेवलप करना चाहिए। सर, हमारे मेडिकल फील्ड में और कई सारी ऐसी फील्ड्स हैं हमारे मेडिकल से रिलेटेड जिन पे आरोप लगते आए हैं, किस तरीके से वो काम करते हैं, नहीं करते हैं, फैसिलिटीज़ उनको मिलती हैं, नहीं मिलती, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, एक्सपेक्टेशन जैसे जैसे हमारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, जैसे जैसे मेडिकल में डेवलपमेंट हो रहे हैं, जैसे जैसे कंट्री में डेवलपमेंट हो रहे हैं, मरीजों की अपेक्षाएं बढ़ रही हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, गवर्नमेंट सेक्टर पूरी तरह से नाकाम रहा है हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करने में। अगर आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि पूरे कंट्री की 80% जो हेल्थ की प्रॉब्लम है वो प्राइवेट सेक्टर से जाता है। तो प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट किसी तरह का सपोर्ट नहीं करती, किसी तरह का सब्सिडी नहीं देती है। तो नेचुरल है मेडिकल एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं। अभी आप आए दिन सुना करते हैं ना, झगड़े हो गए, नर्सिंग होम में मारपीट हो गई।
उसका बहुत बड़ा कारण बढ़ते हुए जो एक्सपेंसेस हैं। जैसे कोई आपके घर में कोई बीमार पड़ता है और आप अस्पताल ले जाते हो, एक्सीडेंट हुआ तो 2-2.5 लाख रुपए खर्च हो जाना एक मामूली बात हो गई। एक साधारण परिवार का व्यक्ति 2-2.5 लाख रुपए कहाँ से लाएगा? उसके पास वो इंतजामात नहीं होते। हमारे यहाँ भी इंश्योरेंस की, जो मेडिकल इंश्योरेंस की, वो अभी एक्सेप्टेबिलिटी या लोगों में इतनी अडॉप्टेबिलिटी नहीं है कि लोगों ने मेडिकल इंश्योरेंस करा के रखें। मैं हर एक से कहता हूँ उनको इंश्योरेंस करा के रखना चाहिए। फिर अपने डॉक्टर भाइयों से भी कि कम्युनिकेशन एक बहुत अच्छा, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है अगर झगड़े होते हैं, हम या तो ओवर कमिट करते हैं मरीज से, या हम उसको ठीक से कम्युनिकेट नहीं करते हैं कि उसके मरीज की कंडीशन क्या है। डॉक्टर कभी भगवान नहीं कि 100% सबको ठीक ही कर देगा। कभी कभी ऐसा भी होगा कि बीमारी टर्मिनल होने की वजह से या बीमारी एडवांस होने की वजह से मरीज नहीं बचेगा। लेकिन अगर हमने उसको ठीक से उनके अटेंडेंट्स को बता दिया है जिस टाइम हम भर्ती कर रहे हैं, जिस टाइम मरीज को ले रहे हैं, तो ये समस्या खत्म, जीरो तो नहीं होगी लेकिन बहुत कम हो जाएगी। और यही मैं समझता हूँ कम्युनिकेशन गैप जो बढ़ा है इस वजह से, हाँ, वो एक बहुत सारी समस्या का जड़ है। अगर उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा विजिलेंट रहेंगे, सतर्क रहेंगे, तो ये समस्याएं मिनिमम हो सकती हैं। खैर सर, हम बात कर रहे हैं हमारे शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की, लेकिन हमारी प्राथमिक जो भी सुविधाएं हैं, वो चिकित्साएं आज भी जस की तस हैं। क्यों है ऐसा? अजी साहब, आप चिकित्सा की बात करते हैं, मैं तो आपसे कहता हूं कि आपके पास सड़क, जो बेसिक रिक्वायरमेंट, मुझे याद है पहले घरों में नलके में पानी आता था, अब सबने सबमर्सिबल लगवा लिए, सब कुछ टैक्स हम भरते हैं। मैं समझता हूं कि टैक्स भरने में सब कुछ, सब जगह से टैक्स लिया जाता है, लेकिन सड़कें चलने लायक नहीं हैं, इंक्रोचमेंट हो रखे हैं, पीने का सुरक्षित पानी नहीं है, तो ये डायरिया, डिसेंट्री और उसके बाद ये मलेरिया, डेंगू, गंदगी की वजह से, तो हमने कहाँ पर अचीव किया है? अगर आप ये सब बात करते हैं, हम मेट्रो की बात, ये तो सर हमारी जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है उसकी बात आ गई, लेकिन जो हमारी प्राथमिक चिकित्सा है उसको किस तरीके से हम सुधार सकते हैं? नहीं, अब मैंने बताया कि इसमें चूंकि गवर्नमेंट का हेल्थ सेक्टर टोटली नेग्लेक्ट करने का एटीट्यूड है, क्योंकि उससे उनको वोट नहीं मिलते, तो वो हेल्थ के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। या टोटल जीडीपी का अगर वो 2% हेल्थ के ऊपर रखेंगे, जो इतनी बड़ी चीज़ है, अब आप सोचिए। और इवन हमारे मोदी जी की भी गवर्नमेंट, जो कि मतलब बहुत ही प्रोएक्टिव काम कर रही है, लेकिन अभी हेल्थ के विषय में कोई भी पॉजिटिव काम नहीं किया है। दो, हेल्थ इज़ ए स्टेट सब्जेक्ट, कहते हैं स्टेट का सब्जेक्ट है, लेकिन सारा का सारा हेल्थ का बजट सिर्फ तनख्वाह बांटने में जाता है। नए अस्पताल, मैं आपको एक उदाहरण, नए मेडिकल कॉलेज, नए अस्पताल बना दे रहे हैं, डॉक्टर कहाँ से लाओगे? ट्रेन डॉक्टरों की कमी है, तो सिर्फ बिल्डिंग बनाने से हेल्थ की समस्या सॉल्व होने वाली नहीं है। इसके ऊपर बहुत ही, मैं समझता हूँ, गंभीरता से, राजनीति से परे होकर के निर्णय लेना होगा। और एक बात जो शायद कोई बात करने में भी हिचकिचाएगा, कि हम मेडिकल क्षेत्र में अगर रिजर्वेशन की बात करते हैं, जहाँ पे मेधा की ज़रूरत है, तो क्या आप सब स्टैंडर्ड डॉक्टर्स को ला करके आप क्या उनसे बेहतरीन हेल्थ की, या उनसे हेल्थ डिलीवरी या उसकी मेडिकल सर्विसेज की उम्मीद रख सकते हैं? सर, हमारी प्राथमिक चिकित्साएं बद से बदतर हो चुकी हैं, और हम बात करते हैं अपने इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाने की, लेकिन हमारे जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें इतनी अव्यवस्थाएं देखी जाती हैं, इस तरीके से वो होते हैं हमारे आम आदमी के लिए, और इलाज आज के दौर पे आम आदमी की पहुंच से बहुत बाहर जा चुका है। आप IMA के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और ASI के भी प्रेसिडेंट इलेक्ट हो चुके हैं। आप ऐसे ओहदों पे रहने के बाद आप किस तरीके से इन जो भी अप एंड डाउन्स हैं, इनको आप किस तरीके से आप सही कर सकते हो? देखिए, जब मैं स्टूडेंट था, जब मैं MS कर रहा था, हैलेट हॉस्पिटल में हम लोग काम करते थे। ये मैं बात कर रहा हूँ 79, 80, 81, 82 उस वक्त की। मुझे याद आता है कि वहाँ पे कोई बेड खाली नहीं होता था, और एक प्राइवेट 50 वार्ड हुआ करता था, जिसमें कि एडमिशन के लिए सिफारिश लगाई जाती थी। वहाँ पे भर्ती हो करके, और बड़े VIP शहर के प्रतिष्ठित लोग वहाँ आकर के अपना इलाज कराते थे।
आज स्थितियाँ बिल्कुल बदल गई हैं। तो वो विश्वास एक्चुअली जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, हमारे वहाँ काबिल डॉक्टर हैं, अगर लेकिन मैं अपनी कानपुर की बात बता दूँ कि जैसे उनका ऑपरेशन थिएटर जो आज से 30-40 साल पहले था, नई बिल्डिंगें बनती लेकिन उस ऑपरेशन थिएटर में कोई सुधार नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि जो हमारे इस तरह के बड़े अस्पताल हैं, चाहे वो उर्सला हॉस्पिटल हो या हैलेट हॉस्पिटल हो या इस तरह के सरकारी अस्पताल हैं, वहाँ पे जन साधारण के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हों। अगर उसको हर्निया, हाइड्रोसील, गॉल ब्लैडर ऑपरेशंस के लिए अगर उसको नर्सिंग होम की तरह रुख ही ना करना पड़े, सरकारी सुविधाएं, और जबकि इतना बजट और इतना खर्चा किया जाता है, उसका सही मैं समझता हूँ फोकस करना उस चीज़ को, बजट को उस क्षेत्र में चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, बिल्कुल दिखाई भी नहीं देती है। और मैं समझता हूँ प्रायोरिटीज़ बड़ी गलत है। जैसे मैंने कहा कि जो चीज़ वहाँ पे एक ऑटोक्लेव, स्टरलाइजेशन, जो बेसिक चीज़ें वहाँ मुहैया नहीं है आज की तारीख में, और सरकार कई करोड़ों की नई बिल्डिंग बना देती है। तो जो ऑलरेडी यहाँ के डॉक्टरों को ट्रांसफ़र करके वो ऐसे मेडिकल कॉलेज में भेज देती है जहाँ पे अभी कहीं ना मरीज है ना वहाँ पे कोई सुविधा है। तो जो अपने इस तरह के जो प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेजेस हैं जहाँ पे मरीज आते हैं, जहाँ भीड़ होती है, वहाँ पे डॉक्टर भी रहें, सुविधाएं भी रहें, उपकरण भी मौजूद रहें। तो मैं समझता हूँ कि कोई कारण नहीं कि हम तमाम सारे जो बीमार और जो गरीब लाचार लोग हैं उनका इलाज अच्छी तरह से हो सकता है। लेकिन ये प्रायोरिटी अभी मुझे लगता नहीं है कि किसी गवर्नमेंट की इस तरह की रही है, और इसमें बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ सुधार की ज़रूरत है। नहीं तो मेरा एक यही सुझाव होगा कि आगे आने वाले वर्षों में हर एक का स्वास्थ्य बीमा मैंडेटरी, कंपलसरी होना चाहिए, जैसा कि गवर्नमेंट ने, कुछ केंद्रीय गवर्नमेंट ने शुरुआत भी की है। तो अगर सबका स्वास्थ्य बीमा अगर हो जाए, सभी लोगों का मेडिकल इंश्योरेंस हो, हाँ इंश्योरेंस, और मैं आगे के 10-20 सालों में बिना उसके मैं नहीं समझता कि कोई किसी भी तरह से हम गरीबों की मदद कर सकते। सर, जैसे आप ASI के प्रेसिडेंट इलेक्ट हो चुके हो, आप उस पद पे रह करके आप आम आदमी के लिए आप क्या कर पाओगे? देखिए, ये कोई हमारे को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं, इवन IMA तक को भी कोई इस तरह का अधिकार प्राप्त नहीं, लेकिन हम जरूर समय समय पर गवर्नमेंट को सलाह देते हैं। सलाह देने का काम तो कर ही सकते हैं जी। सबसे बड़ा हमारा अपने सर्जन्स को देखना है। जैसे मैंने आपको बताया कि सर्जन्स, अगर हमारे सारे सर्जन्स जो जैसे कि जो दूर दराज के क्षेत्रों में सेवा कर रहे हैं, गाँव में हैं, पहाड़ों के इलाकों में हैं, जहाँ पर ज़्यादा हेल्थ की सुविधाएं, अगर वो स्किल्ड हैं तो कम सुविधाओं के साथ भी वो काफ़ी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करा सकते हैं। तो हमारा जोर, मेरा तो पर्सनल, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मेरा जोर उनको और अधिक कैसे स्किल्ड सर्जन बनाया जाए, कैसे उनको कम रिसोर्सेज के साथ में अच्छा रिजल्ट देने का, और करते हैं। ऐसा नहीं है, हमारे सर्जन्स जो है, हमारे डॉक्टर्स जो है, बहुत कम उसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो हमारे पास जो पर 1000 जो हमारी डॉक्टर्स की संख्या है वो काफ़ी कम होने के बावजूद इतना ओवरलोड होता है। अगर आप किसी भी सरकारी अस्पताल के OPD में चले जाएं तो आपको देख के घबराहट हो जाएगी कि वहाँ पे एक डॉक्टर 250-300 मरीज को देखता है, चेक करता है। तो वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन इसमें सबको ये देखने की ज़रूरत है कि किस तरह से इतनी सुविधाओं को या बेसिक सुविधाओं को करके हम मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा कर सकें। खैर दर्शकों, ये था इस मुलाकात का अभी तक का सफ़र। इस सफ़र को और आगे शुरू करेंगे, बट इस छोटे से ब्रेक के बाद।
तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे डॉक्टर मिश्रा जी से, जो कि एक देश के नामी गिरामी सर्जन है। इस मुलाकात को और आगे बढ़ाते हैं। सर, आज से 10-15 साल के बाद हम अपने मेडिकल फील्ड को कहाँ देखते हैं? देखिए, हमारे और क्षेत्रों की तरह हमारे मेडिकल क्षेत्र ने बहुत तरक्की की है और हमारे जो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो सर्जन हो, कार्डियोलॉजिस्ट हो, गायनेकोलॉजिस्ट हो, उन्होंने पूरे देश में ही नहीं विदेशों में बहुत अपना नाम रोशन किया है। हमारे अमेरिका के, आपको जान के खुशी होगी, टॉप डॉक्टर्स इंडियन हैं। तो हमें अपने डॉक्टर्स की स्किल, हमारी उनके क्षमता पे पूरा विश्वास है। लेकिन हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है, जो ये हमारे 1.25 करोड़ हिंदुस्तानी जो हैं, 125 करोड़, उनको कैसे प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को मुहैया कराना है। पिछले 50 सालों में काफ़ी तरक्की हुई है किसी भी क्षेत्र में, लेकिन अभी बहुत लंबा सफ़र है और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और इस चैलेंज को मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, डॉक्टर्स और तमाम सारी बॉडीज़ को मिल कर के सुलझाना पड़ेगा, क्योंकि स्वास्थ्य की समस्या तो हमेशा रहेगी। लोग बीमार पड़ते रहेंगे, जैसे जैसे उनकी नई नई स्वास्थ्य की समस्याएं भी आ रही हैं। जैसे मैं उदाहरण दूं, जैसे डायबिटीज़ हमारे यहाँ बढ़ती चली आ रही है, वो एपिडेमिक का रूप ले चुकी है। हमारे यहाँ मोटापा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो जब मोटापा बढ़ेगा तो जॉइंट की समस्याएं भी बढ़ेंगी, हार्ट की समस्याएं भी, कई और बीमारियां होंगी। हाँ, तो और चूंकि जब आदमी जिंदा ज़्यादा रहेगा, पहले जो आदमी 50-60 साल में मर जाता था तो लोग कहते थे भाई ओल्ड एज में MI हो गया, मर गया। अभी तो 50-60 मेरी उम्र है, तो ये कोई उम्र नहीं है, अभी तो खेलने खाने की उम्र है। तो एक लॉन्गेविटी जरूर बढ़ी है। हम 75, 80, 90 और 100 साल एक एज हुआ करते, वो ग्राफ बढ़ गया। तो अब जब बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से बीच में कुछ ना कुछ तो रिपेयर मेंटेनेंस मांगेगा बॉडी, कुछ ना कुछ खराबी आएगी, चाहे वो कैटरेक्ट हो, चाहे वो जॉइंट की प्रॉब्लम हो, चाहे हार्ट की, तो नंबर ऑफ सर्जरीज बढ़ेंगी। तो ये, लेकिन जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, इन्वेस्टिगेशंस भी महंगे महंगे हो रहे हैं, तमाम तरह के जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, इन सब की जो हमारी मेडिकल जो सर्विसेज हैं वो महंगी हो रही हैं। हम हर तरह से लोगों को इतना सक्षम बनाएं कि वो अपना इलाज ढंग से करा सकें। तो मैंने जैसे कहा पहले भी कि एक तो इंश्योरेंस सबको कराना बहुत ज़रूरी होगा, अति आवश्यक होगा, अदरवाइज़ बहुत ही मुश्किल हो जाएगा किसी घर में कोई बीमार हो जाए और उसका इलाज कराना। क्योंकि हम लोग कोई अपनी बीमारी का बजट अलग से नहीं रखते, घर में बात करते हैं शुभ शुभ बोलो, अच्छा बोलो, बीमारी की बात मत करो। तो कोई जैसे लड़के या लड़की की शादी के लिए तो पैसे लोग जमा करते हैं, लेकिन अपनी बीमारी के लिए पैसे जमा नहीं करते कि ये मेरी बीमारी के लिए पैसा है। तो इसके लिए ये चीज़ ज़रूरी है और इस पर मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा चैलेंज है हम सब के सामने और स्पेशली गवर्नमेंट के सामने, कि जो अगले 10 सालों में, खासतौर 2025 तक जो सीन होगा, हम निश्चित जानते हैं कि हम लोग वी आर द बेस्ट एज फार एज दी मेडिकल सुविधाएं, लेकिन वो बेस्ट क्या हर एक व्यक्ति को जो गांव में दूर दराज क्षेत्र में रहता है, क्या उसको मिल रही है या उसको मिल सके? ये चीज़, ये जो खाई है बहुत बड़ी, कि सिर्फ जो लोग समर्थ हैं उन्हीं को अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा और जो बेचारे साधारण दूर दराज गरीब किस्म के लोग हैं उनको नहीं मिलेगा। इंसान जो हमारी बेसिक नीड्स हैं उनको अगर हम फिल करते जाएंगे तो अपने आप 2025 में हमारा देश एक नए मेडिकल को छुएगा, एक नया हमारा देश निकल करके आएगा। मैं समझता हूँ कि जो इसी में 1-2 बात और जोड़ देना चाहता हूँ कि शिक्षा, जैसे शिक्षा, साफ पीने का पानी, ये सब सीधे सीधे स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं। अगर आप इसको कहें कि शिक्षा अलग है, अगर शिक्षित होगा तो उसे मालूम होगा कि गंदगी से कितनी बीमारियां होती हैं जी, या क्या करने से, क्या प्रिकॉशन लेने से हम पर्टिकुलर बीमारी से बच सकते हैं। तो अज्ञानता एक बहुत बड़ी बीमारी है। मैं तो कहूँगा अगर जो शिक्षा के ऊपर जोर दिया जाए, स्वच्छ पानी पे जोर दिया जाए, सैनिटेशन, स्वच्छ वातावरण, जो स्वच्छ भारत अभियान जो चल रहा है, इस पर जोर दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि और लोगों को जागरूक किया जाए कि वो बीमारी से बचें। बीमार होके इलाज करना, उस पर पैसे खर्च करना समझदारी नहीं है कि वो आने मत दो। हाँ, तो अवेयरनेस अबाउट द डिजीजेज एंड हाउ टू प्रिवेंट इट, प्रिवेंशन पे हमारे यहाँ कोई बजट नहीं है, वो उसको ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और जैसे हम लोगों ने पोलियो के ऊपर बहुत कार्य किया, लेकिन पोलियो क्या, ये सब गंदगी की बीमारी है। अभी गंदगी के ऊपर उस तरह से काम करना बाकी है। जो स्वच्छ भारत अभियान बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी उस पर बहुत काम होना बाकी है। हम अपने आसपास ही गंदगी फैलाते हैं, तो उस पर काम करना पड़ेगा।
खैर सर, हम अपने दर्शकों को आपके एक और रंगीन पहलू से रूबरू करवाना चाहते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आपको संगीत का कितना शौक है। देखिए, संगीत का तो मुझे बचपन से शौक है, सुनने का तो हमेशा रहा। पहले जो रेडियो होता था जी, रेडियो पे सुनते थे, ट्यूनिंग करके। और हाँ, विविध भारती रेडियो, और एक वो रेडियो सिलोन से अमीन सयानी का वो जो बिना का गीत माला, तो उसके लिए हम लोग बहुत ट्यून करके छत पे जा कर के रेडियो को सुनते थे। तो गाने सुनने में इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ये एक हमारी संस्कृति है। दूसरा, एक बहुत ही रिलैक्सेशन का भाव देता है जब संगीत होता है। और ये मेरा अपना मानना है, जब से मेरे ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ी, और आपको मालूम है सर्जन होना एक हाई टेंशन वाला काम है। आप जब ऑपरेट करते हो और उसके बाद भी तो आपको काफ़ी ध्यान उसमें केंद्रित करना पड़ता है। मैंने अपने ऑपरेशन थिएटर में भी संगीत का प्रबंध रखा है। वो जब संगीत चलता रहता है तो मैं बड़ा रिलैक्स रहता हूँ। और संगीत की अगर ज़रा सी भी आप साधना करते हो, थोड़ा सा भी जैसे गाना गाते हैं, गुनगुनाते हैं, तो आप बहुत चीज़ों से ऊपर उठ जाते हैं। तो वो एक जितना कंप्लीट रिलैक्सेशन है, मैं तो ये कहूँगा। सर, माइकल जैक्सन बहुत बड़ा नाम है। इनकी एक लाइन मुझे याद आ रही है, व्हेन म्यूजिक हिट्स यू फील नो पेन। आप कितना रजामंद हो उस लाइन से? तो इस पे म्यूज़िक थेरेपी भी है। आपको बता दूं कि अमेरिका में काफ़ी रिसर्च हुई है म्यूज़िक का प्रभाव इवन फीटस के ऊपर। जब प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं, उनमें किस किस्म का म्यूज़िक सुने और फीटस पे क्या प्रभाव होता है। म्यूज़िक का प्रभाव वुंड हीलिंग के ऊपर, ज़ख्म कितने जल्दी सूखते हैं। म्यूज़िक एक बहुत मिरेकल है, मैं तो कहूँगा मिरेकल। इसलिए है कि जो आपके अगर कर्णप्रिय म्यूज़िक कहीं भी आ रहा हो, आपका मूड फ़ौरन बदल जाता है। आप कहीं जैसे किसी रेस्टोरेंट में घुसिए या कहीं आप गाड़ी में जा रहे हो और आपका फेवरेट गाना आ जाए तो आपका मूड फ़ौरन बदल जाता है। तो म्यूज़िक में बड़ी ताकत है। और मैं पूरी तरह से एग्री करता हूँ कि अगर व्यक्ति को कुछ ना कुछ शौक़ होने चाहिए, अगर शौक़ नहीं है तो फिर वो उसकी ज़िंदगी बेकार है। संगीत में आपको किस तरह का शौक़ है? मैंने बताया कि मुझे तो सुनने का शौक़ हमेशा से था, और ख़ास तौर से मदन मोहन और खयाम की जो कुछ गाने पुराने बहुत पसंद है, पसंदीदा उसमें है। बाकी गज़ल्स में भी खूब, चाहे वो गुलाम अली हो या जगजीत सिंह हो, ये सब मुझे बहुत पसंद है। पुराने गाने मुझे बेहद पसंद हैं। उसके बाद गाने कहाँ आप कह सकते हैं कि गाने का शौक़ कहाँ से आ गया, तो गुनगुनाने बाथरूम सिंगर सभी होते हैं। मैं समझता हूँ सब गाना चाहते हैं। ये भी मैंने देखा कि एक कुदरती चीज़ है, जैसे हम लोग वो अंताक्षरी खेलते हैं ना, जी बिल्कुल, तो उसमें सब लोग गाते हैं ना जी। तो गाने का, लेकिन अब ये तो कह लीजिए कि आपके रियाज की बात, या आपकी हो सकता है कुदरती आवाज़ अच्छी हो तो आप उसमें गाने में कितना करते हैं। लेकिन मैंने तो जब मैंने अपने बैच की एक सिल्वर जुबली मीट करी थी, तो मैंने कहा कुछ नया करते हैं। ये प्रोफेशनल सिंगर तो हमेशा गाते हैं, क्यों ना हम सब आपस में ऐसे कुछ प्रोग्राम करते हैं। और वो बड़ा सफल हुआ, लोगों ने बड़ा एंजॉय किया था। और तब से मुझे एक शौक़ हुआ कि जब अपने लोगों की गैदरिंग, कोई आई एम नॉट ए प्रोफेशनल सिंगर, लेकिन मैं उसमें होती है तो मैं ज़रूर गाने का मन करता है, एक दो गाने गुनगुना लेता हूँ। इसका मतलब आपको गाना गाने का भी शौक़ है? जी बिल्कुल। तो अगर गाना गाने की बात चली है तो आपके फेवरेट सिंगर्स कौन कौन हैं? देखिए, मैं बताया कि जो सिंगर्स में अगर जाए तो लता, रफ़ी, किशोर, ये तो सब ऑल टाइम ग्रेट्स हैं। मुकेश, तो इनके तो मतलब कितने, इवन महेंद्र कपूर, आप जैसे कहें कि महेंद्र कपूर, मैं दुबई में था तो वो मेरे गेस्ट, वो मेरे घर मेहमान थे, और मैंने उनके 20-25 गाने सुपर हिट गाने, वो प्रोग्राम था, तो मैंने एक फरमाइश की और सुने। तो ये सारे तो गोल्डन वॉइस हैं। और इनके गाने आजकल भी जो अभिजीत है या कुमार सानू और ये जितने हुए अपने सोनू निगम, तो ये बढ़िया वॉइस, और ये बहुत अच्छा गाते शान। तो इन लोगों को सुनने में मज़ा आता है। और आजकल वो अरिजीत, और ये क्या अपने वो कानपुर का भी है वो लड़का, बहुत अच्छा गाता है, अंकित तिवारी, तो बहुत अच्छे लोग हैं। मैंने पाकिस्तानी सिंगर्स को भी सुना है, मेहंदी हसन को भी सुना है, तमाम लोगों को लाइव सुना है मैंने। तो अभी वो जो आतिफ असलम जी, उनके साथ भी मैंने बैठा हूँ, सुना है। तो बहुत अच्छे लोग, अच्छी वॉइस है। अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई एक ऐसा गीत जिसे आप अपनी आवाज़ में सुनना चाहते हो, वो कौन सा गीत होगा? जो
मैं अपनी आवाज़ में सुनना चाहूँ तो गीत तो वैसे कई सारे हैं, लेकिन मैं तो एक गाना जो बड़ा फेवरेट लगता है, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अपना ही साया देख के तुम जान जहां शर्मा गए। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय ऐसे ना आए। और अगर हम आपसे कहें कि जैसे कि आपने बताया कि आपकी जो बेटर हाफ हैं वो भी एक डॉक्टर हैं, और अगर किसी गीत के थ्रू आप अपनी वाइफ को कुछ डेडिकेट करना चाहो तो वो गीत कौन सा होगा? मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। क्या बात है सर। सर जैसे कि हमने देखा कि और आपने बताया भी कि आपने न जाने कितने अलग अलग देशों में जा कर के मेडिकल से रिलेटेड चीज़ों को गेन किया है, लोगों को सिखाया है, बताया है, तो वहाँ से कुछ आपको एंटिक चीज़ों का कलेक्शन का भी शौक़ रहा है, हमें ऐसा पता चला है। नहीं, मैं किसी भी जगह पे जाता हूँ, किसी भी मुल्क में जाता हूँ तो मैं ज़रूर जानना चाहता हूँ वहाँ की कल्चर कैसी है, वहाँ की स्पेशलिटी क्या है। इवन वहाँ की करेंसी भी होती है, पुरानी करेंसी, कोई ख़ास वहाँ का जो सिंबल होता है वो मैं ज़रूर लेके आता हूँ। और इसके अलावा फूड, वैसे मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं बता दूँ तो वो, लेकिन वेजिटेरियन में अगर वहाँ की कुछ खास बात होती है, जैसे मैं कोरिया गया तो कोरिया में मुझे बताया गया किमची, तो वो किमची मैंने खाई। तो इस तरह की चीज़ें मैं कहीं भी जाता हूँ जो वहाँ की स्पेशल डिशेज हाँ स्पेशलिटी है। तो क्योंकि मेरा आदत नहीं रही नॉन वेज पे, तो मैं वेजिटेरियन ही खाता हूँ। आपके जो एंटिक कलेक्शंस हैं उसमें वन ऑफ द बेस्ट क्या हैं आपके पास? मुझे ईरानियन चीज़ें कुछ हैं जो कि मैं ईरान में रहा हूँ, ज़्यादा समय मैंने बिताया, और ईरान के जो हैंडमेड रियल कारपेट्स जो है बहुत ही यूनिक है, और उनके हैंडीक्राफ्ट्स, मतलब ईरान एक खूबसूरत देश है और हमारे यहाँ से कल्चर काफ़ी मेल खाता है, लेकिन खूबसूरत बहुत है। और उनकी जो आर्ट और कल्चर है उनके उसमें वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। तो उसमें उनकी कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं लाया। मुझे को इस सब चीज़ों का कलेक्शन का बड़ा शौक़ है, तो मैं कहीं भी जाता हूँ तो छोड़ता नहीं। हालांकि अभी वाइफ से झगड़ा हो जाता है कि अब जगह नहीं, कहाँ क्यों लेके आते हो, लेकिन मैं लगता है कहीं जाओ तो वहाँ की कोई अच्छी चीज़ हो तो मुझे लगता है कि उसको लेना चाहिए। खैर अब मैं अपने शहर के लिए कुछ बात करना चाहता हूँ सर। जैसा कि हमने देखा कि आपने अपने घर को इतना प्यारा सजाया हुआ है और जो आपका लॉन है वो पूरा टोटल ग्रीनरी है, आप कहीं भी नज़र लेके जाइए आपको हर तरफ हरियाली ही मिलेगी। क्या ऐसी हरियाली हमें अपने शहर में भी देखने को मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। ये देखिए, मैं चूँकि जैसे मैंने बताया कि मैं 10-11 साल अपने जीवन के मैंने विदेश में बिताए, और मैंने बाहर हर जगह देखा कि गलियाँ सड़कें हमारे यहाँ से कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है ज़्यादातर जगह, लेकिन एक डिसिप्लिन है, हर जगह पेड़ है, लैंडस्केपिंग है, चौराहे हैं, कोई इंक्रोचमेंट नहीं है, पार्किंग का सलीका है। जैसे मैं बता सकता हूँ कि ईरान या कई जगह पे पतली गलियाँ हैं तो उसमें वन वे ट्रैफिक है हर जगह, और एक ही तरफ गाड़ियाँ पार्क होती हैं, और इतने करीने से पार्क होती हैं कि वो बिल्कुल लाइन से बाहर नहीं होंगी, तो आपको आने जाने वालों को कोई असुविधा नहीं होती। तो मैं तो ये चाहता हूँ, और चूँकि मैं कानपुर से बेहद प्यार करता हूँ, मैं कानपुर का हूँ और मुझे बड़ा फ़ख्र है कानपुर यहाँ होने में। और मैं हमेशा जैसे सिंगापुर हो, चाहे वो मैं अमेरिका के किसी जगह या न्यूजीलैंड या कहीं भी मैं गया, तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि अपने कानपुर को इसके नज़दीक कैसे ला सकते हैं। और जब लोग कहते हैं ना कि साहब वो बहुत अच्छा मुल्क है, वो बड़ा साफ़ है, तो मुझे हमेशा लगता है कि क्यों नहीं अपना शहर क्यों इतना साफ़ नहीं। और जब कभी झाड़ू लग रही होती है, कूड़ा उठ रहा होता है, इंक्रोचमेंट हट रहा होता है, तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि मुझे लगता है मैं वहीं खड़ा रहूँ, मैं उनकी मदद करूँ।
मैं उनके साथ में काम करूं। तो अगर इस चीज़ के ऊपर मैं समझता हूं कि लोगों में अवेयरनेस तो हुई है, चालू है, लेकिन अभी तमाम सारे जो शहर खोद डालते हैं, बनाते हैं और खोद डालते हैं, जो वेरियस एजेंसीज़ में आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, इसको देख के बड़ी पीड़ा होती है। अभी एक बहुत बढ़िया चमकती हुई रोड बनाई जाती है, अगले दिन वहाँ कोई खुदाई कर रहा होता है, फिर लगातार खोद देते हैं, उसके बाद फिर सालों साल वैसे ही पड़ा रहता है। खुदाई के चार्जेस दिए जाते हैं लेकिन उसको भरा नहीं जाता है। तो और ये इंक्रोचमेंट तो साहब नाक के नीचे हमारे साहब थाना ही है, वो सामने इंक्रोचमेंट करता है, या पूरे सड़क पे आप देख लीजिए, तो किसी भी बेतरतीबी से। तो इसमें निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि परिस्थितियाँ बदलेंगी। मैं बड़ा पॉजिटिव थिंकर हूँ और मैं यकीन जानता हूँ कि ये पब्लिक ही, और ये चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या कोई भी हो, सब लोग बदलेंगे और सब लोग मिल करके, क्योंकि ये हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। अल्टीमेटली इंक्रोचमेंट हमने कर रखा है, गंदगी हम फैलाते हैं। हम जिस दिन ठान लेंगे कि नहीं, हमें ये नहीं करना है, ये हमारा शहर है, जैसे हम अपने घर को साफ रखते हैं, अपने घर के सामने, अपने घर की गली, और अगर जगहों का साफ रखेंगे तो हमारा शहर भी बिल्कुल शानदार होगा। सर, हमारी जो नई पीढ़ी आ रही, जो हमारे यंग डॉक्टर्स हैं, उनके लिए और मरीजों के लिए कोई मैसेज? मैं डॉक्टर्स के लिए तो इतना ही कहूँगा, जो भी है, कि जल्दबाजी में ना रहें। आज की युवा पीढ़ी जो है बहुत जल्दबाज हो रखी है हर चीज़, जबकि मेडिकल प्रोफेशन टोटली पेशेंस का एक प्रोफेशन है। आपको जीवन में सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो अपने प्रोफेशन से, बट यू प्रैक्टिस इट द वे इट शुड बी प्रैक्टिस्ड। उसको उस लिहाज से करें। अपने आप को पहले तो मौका मिला है, ट्रेन योरसेल्फ, अब अच्छी तरह से ट्रेन करिए। प्रैक्टिस करने के या पैसा कमाने की जल्दी में ना रहें। पैसा तो आएगा, मैं समझ सकता हूँ, चूँकि मेडिकल एजुकेशन बड़ी एक्सपेंसिव हो चुकी है और व्यक्ति जैसे ही डिग्री हासिल करता है वो चाहता है, लेकिन मेरा हमेशा यही मैसेज रहेगा। और अपनी ट्रेनिंग लगातार, जिसको कहते हैं कंटिन्यूअस, अपनी को ट्रेन करना। जैसे मैं आज तक अपने आप को ट्रेन करता रहता हूँ, उनको भी चाहिए कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करें, वर्कशॉप्स में जाएं, CMEs अटेंड करें, अपने को अपडेट रखें। ये उनके प्रैक्टिस में मदद करेगा। हमेशा इक्विपमेंट्स, चाहे गाड़ी एक बार छोटी हल्की ले लें, लेकिन अपने इक्विपमेंट्स, अपने प्रैक्टिस का सामान एवन रखें, अपनी क्लिनिक को बढ़िया रखें, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत अच्छा करें, हर चीज़ के बारे में अवेयर रहें, प्रेस मीडिया से भी बात करना सीखें, जिसमें मैं ये सारी बातें बताता हूँ जो कि यंग डॉक्टर्स में कमी रह जाती है। और हमने एक बताया, कम्युनिकेशन एक सब्जेक्ट होना चाहिए, अपने मरीज से कैसे कम्युनिकेट करें। ये तो रही डॉक्टर्स की बात। अब मरीजों से तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से बड़ा विनम्र निवेदन है कि हमेशा जब डॉक्टर के पास जाते हैं, एक तो पहली बात है आप तहकीकात करके जाएं। डॉक्टर को एक कमोडिटी ना समझें कि जैसे कोई दुकान से कपड़ा लेने जाते हैं या मिठाई खरीदने जाते हैं तो आप वहाँ पे मोल भाव की नीयत से जाते हैं। आप पहले डॉक्टर के बारे में जानें, उसकी क्वालिटी क्या है, वो अच्छा है, उसके बारे में जानकारी हासिल कर लें और जाएं तो उससे ओपिनियन लें। उसको किसी तरह की चीज़ जो आप चाहते हैं उसके लिए प्रेशराइज ना करें, क्योंकि डॉक्टर एक्सपर्ट है, वो जैसा करेगा बेस्ट करेगा। कोई भी डॉक्टर आपके मरीज को या किसी भी मरीज को अहित नहीं करना चाहता, तो उसके ऊपर विश्वास रखें। आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है, सेकंड ओपिनियन ले लें। बिल्कुल, सेकंड ओपिनियन लेने में हिचकिचाए नहीं। लेकिन अगर मरीज को कुछ भी होता है, आज बड़ा ब्लेम करने की टेंडेंसी हो गई, कुछ भी होता है तो तुरंत डॉक्टर के ऊपर फोड़ते हैं, ये बिल्कुल गलत है। उससे क्या होगा कि अल्टीमेटली डॉक्टर सीरियस मरीजों को लेने से अब कतराने लगे हैं, वो इधर से उधर शंट करते रहेंगे। तो इस बात को, अपने व्यवहार को निश्चित रखें, और कोई भी डॉक्टर आपके मरीज का अहित नहीं चाहता, इस बात को अच्छी तरह से नोट कर लें। और कोई सर्विसेज फ्री नहीं आती। हमेशा लोग कहते हैं ये पर्चा लिखा, इतने पैसे ले लिए, ये करा। आप दुनिया में जाकर के घूस दे आते हैं, आप वकीलों को 2-2 लाख रुपए फीस दे आते हैं। लेकिन मुझे ये बताने में आज आपको बता दूं कि बहुत कम लोग होते हैं जो कि डॉक्टर की प्रोफेशनल फ़ी को हैप्पीली देना चाहते हैं। वो ऑपरेशन जो कि आपके पूरे बॉडी के अंदर ऑपरेशन कर रहा है, अगर 20,000 का तो ये तो बहुत महंगा डॉक्टर है, उसकी 50 साल की मेहनत को ऐसे पानी फेरते हैं वो, और उसकी तुलना किसी एक यंग डॉक्टर या किसी इसके साथ कर नहीं सकते। वो एक एटीट्यूड में बदलाव लाना पड़ेगा। मैं समझता हूँ ये जो डॉक्टर पेशेंट की रिलेशनशिप है बहुत पवित्र है। इसके ऊपर हम दोनों को, डॉक्टर को और मरीज को, दोनों को मिल के प्रयास करने पड़ेंगे। अदरवाइज
बीमार तो आप पड़ेंगे ही, अब बीमार पड़ेंगे तो डॉक्टर ही आपका इलाज करेगा, तो इसको बिगाड़ने की कोशिश ना करें, यही मेरा मैसेज है। थैंक यू। तो दोस्तों ये थी मुलाकात देश के जाने माने सर्जन डॉक्टर शिवकांत मिश्रा जी के साथ। हमने जाना किस तरीके से वो सुबह उठते हैं, अपने आप को अपनी दिनचर्या के साथ लेके चलते हैं, फिट रहते हैं, और इतना ही नहीं, इतने बिजी होने के बाद भी अपने फैमिली मेम्बर्स को इतना ढेर सारा प्यार देते हैं। हमने जाना कि किस तरीके से वो अपने आप को इतना डेवलप कर चुके हैं कि वो औरों को भी प्रेरित करते हैं कि वो हमारे जैसा बने, कि किस तरीके से मरीजों के साथ तालमेल बैठाना चाहिए, जो देश में हमारी कमियां हैं उस पर भी हमने चर्चा की। ऐसे ढेर सारे विषय थे जिन पे हमने उनसे बात की। तो दोस्तों ये थी इस हफ्ते की मुलाकात देश के जाने माने सर्जन डॉक्टर मिश्रा जी के साथ। अगले हफ्ते एक और खास मेहमान से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।